हाँ जी, तो आज हम कर रहे हैं द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एलएलपी। ठीक है, एलएलपी में आपको याद रखना है एलएलपी को रजिस्टर करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो रजिस्ट्रेशन इसकी मैंडेटरी होती है। और ये थोड़ा थोड़ा बहुत ना आपको कंपनीज़ एक्ट जैसे कंपनीज़ में आपने पढ़ा था ना, मोस्टली वैसा ही है, इसकी डेफिनेशन और एसेंशियल्स वगैरह। ठीक है, इसमें मेन आगे बनता है जैसे नेम चेंज वगैरह का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इससे। और नेम चेंज वगैरह का क्वेश्चन बनता है, प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज का क्वेश्चन बनता है, और उसके बाद मेन तो डिफरेंस ही आता है, इसका सबसे बड़ा तो डिफरेंस ही है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एलएलपी होता क्या है? एलएलपी को एलएलपी एक्ट, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को एलएलपी एक्ट गवर्न करता है। ठीक है, ये सब बकवास है, ये शेड्यूल्स वगैरह सब बकवास है, आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सब बकवास है। तो यहाँ पे आते हैं एलएलपी पार्टनरशिप मीनिंग क्या होता है। एलएलपी इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट ओनली गिव्स द नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एट लॉ कंप्लायंस कॉस्ट, क्योंकि कंपनी बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बट अलाउज इट्स पार्टनर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ठीक है, LLP इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब यहाँ पर मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट LLP लिव्स ऑन फॉर एवर होता है। एंड वाइल द LLP इटसेल्फ विल बी लाइबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ एसेट्स, मतलब कि LLP बिल्कुल डिफरेंट पर्सन माना जाएगा, वो अपने नाम पे स्यू भी कर सकता है, दोनों को स्यू कर सकता है, अपने नाम पे एसेट्स टेक ओवर कर सकता है, बिल्कुल कंपनी की तरह। ठीक है, और कंपनी और पार्टनर्स थोड़े अलग अलग हैं। LLP एज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड बिजनेस इज एन ऑल्टरनेट, यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है और पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी मिलता है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आने लायक होती है। ठीक है, सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट का। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है देखो। बॉडी कॉर्पोरेट होता है, इट इज़ अ कंपनी डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट इंक्लूड्स एक तुम्हारा LLP, ठीक है, फिर LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तुम्हारा बॉडी कॉर्पोरेट में आना जाता है। ठीक है, फिर आता है बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉरपोरेशन सॉल, ठीक है, और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी होती है वो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं। ठीक है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो और लिमिटेड लाइबिलिटी डिफाइंड विच गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं भाई, स्पेसिफाई नहीं करेंगे हम, इसको हम नहीं मानेंगे LLP। ठीक है, बिजनेस क्या होता है, इंक्लूड्स एवरी ट्रेड प्रोफेशन वगैरह, ये सब कर लेना, रीड है। डेजिग्नेटेड पार्टनर रीड कर लेना। डेजिग्नेटेड पार्टनर देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा कंपनी टाइप की फील देता है, तो कंपनी में मेंबर्स तो हर जगह आ नहीं सकते, आप क्या लगाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो यहाँ पर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस संभालते हैं। उसके बाद एंटिटी क्या होता है, ये सब बकवास है। फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा वही अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसमें ना फाइनेंशियल ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़, आपका डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर लेने का। तो इसमें आपका लगता है गांधी रूल लगता है मेरे ख्याल से, मैं पढ़ा के बता देता हूँ। मीन्स द पीरियड ऑफ इतना, हाउएवर इन द केस ऑफ LLP इनकॉर्पोरेट आफ्टर 30th डे ऑफ सितंबर, मतलब 2 अक्टूबर से पहले, 2 अक्टूबर गांधी रूल कहते हैं हम, 2 अक्टूबर के आसपास, मतलब 6 मंथ्स का लगता है। तो डेट याद रखना 30th सितंबर। अगर आपका 1 अक्टूबर आ गया, ठीक है, गांधी के बर्थडे से एक दिन पहले, गांधी के बर्थडे से एक दिन पहले गांधी ईव, गांधी बर्थडे ईव, ठीक है, जैसे क्रिसमस ईव होती है वैसे गांधी बर्थडे ईव। अगर गांधी बर्थडे ईव पे, ठीक है, गांधी बर्थडे ईव वाली डेट आ गई, मतलब 1 अक्टूबर आ गया, तो भैया आपका पूरे साल नहीं माना जाता। लॉ कंसिडर करता है कि यार ये तो बड़े कम टाइम का हो गया, तो फाइनेंशियल ईयर ना ऐसा करो अगले साल का भी इसमें इंक्लूड कर दो। इन द सेंस अगर मानो, यानी कि आप खुद सोचो कि यहाँ पर अब बचेंगे कितना, अगर मानो 6 मंथ से कम, 6 मंथ से कम पीरियड बचेगा, तो मैं मोटा मोटा 6 मंथ्स ही लगा लेता हूँ। अब मान लो 5.9 मंथ्स बच रहा है। ठीक है, अगर 5.9 मंथ्स बच रहा है, 1 अक्टूबर के बाद इतना ही बचेगा। अब 5.9 मंथ्स जो है ना, अब अगले साल का मेरा एक ईयर भी कंसीडर हो जाएगा, प्लस ये 5.9 मंथ्स भी बनाया जाएगा, मतलब टोटल मेरा 1.59 मंथ्स का, मतलब 12 प्लस 6 18 17.9 17.9 मंथ्स का मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कहलाया जाएगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कैसे, जैसे मानो इफ़ LLP हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर, देखो जी गांधी का बर्थडे के बाद आ गया, गांधी के बर्थडे की ईव के बाद,
तो देखो 15 अक्टूबर को हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा ना वो 31 मार्च 19 को ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली यही होना चाहिए था अगर 1 अक्टूबर से पहले होता। अगर 30 सितंबर भी होता ना तो मैं 31 मार्च 19 को ख़त्म कर देता। अब हम चले जाएंगे 1 साल और आगे। 31 मार्च देखो, इस साल का 31 मार्च आएगा, 31 मार्च 20 को, सॉरी 19 के लिख रहा हूँ, 31 मार्च 20 को। अगला साल आएगा 31 मार्च 21 को। तो अब मेरी फाइनेंशियल ईयर इस डेट पे नहीं, मेरी फाइनेंशियल ईयर बनेगा 31/3/21 को। तो टोटल मेरा मंथ्स कितना हो जाएगा, मेरा 15 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2021 पे बनेगा, ठीक है। अप्रॉक्स 18 मंथ्स लेके, एक 18 मंथ्स का मेरा फाइनेंशियल ईयर बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ में, तो इस चीज़ को याद रखना, केस स्टडी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेन एलएलपी, ये सब रीड कर लेना, ठीक है। पार्टनर रीड कर लेना। एक स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, स्मॉल एलएलपी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच, सबसे पहला वर्ड क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो ये वर्ड्स याद रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर आता है टर्नओवर, फिर आता है और कोई भी रिक्वायरमेंट जो भी चाहिए होगी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन और टर्नओवर हमेशा बड़ी चीज़ होती है। कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स का, पार्टनर्स छोटे लोग होते हैं तो वो 25 लाख से ऊपर दे रहे हैं, मतलब कि 25 लाख के अंडर मतलब नॉट मोर देन 25 lakhs ऑफ कंट्रीब्यूशन। और इन्होंने कोई और सम भी प्रिस्क्राइब करा हुआ है 5 करोड़, ठीक है। अब ये क्यों करा नहीं, पर मुझे इतना पता है 25 लाख नॉर्मली भी लेके चलोगे तो ठीक रहेगा। टर्नओवर तुम्हारी, देखो टर्नओवर तुम्हारा 25 का 20 बढ़ा दो, 45 lakhs, नॉट मोर देन, ठीक है। अच्छा कंट्रीब्यूशन कभी भी देखेंगे, लेकिन याद रखना जो तुम्हारा टर्नओवर हो ना वो पिछले साल की फाइनेंशियल ईयर, जो भी तो पिछला फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट होगी उससे निकाला हुआ अमाउंट होगा। टर्नओवर जो होगा, टर्नओवर मतलब जो भी तुम्हारी सेल्स हुई हैं, ठीक है, वो 45 लाख के ऊपर नहीं जानी चाहिए, और इसका इंटू 10 गुना हो जाएगा, मतलब 50 करोड़, ठीक है जी। उसके बाद बस इन लिमिट्स को याद रखना, डायरेक्टली आ सकता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस पर नहीं लगती क्योंकि इसको अलग एक्ट गवर्न करता है। पार्टनर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पर कोई कंपनीज भी पार्टनरशिप एलएलपी बना सकती है, ठीक है। However, an individual should not be capable of becoming a partner in a LLP if he is found to be of unsound mind। अगर unsound mind है तो नहीं बन सकता, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब अभी तक इंसॉल्वेंट है, मतलब इंसॉल्वेंट चल ही रहा है, डिस्चार्ज नहीं हुआ इंसॉल्वेंट। एंड ही हैज़ अप्लाइड टू एजुकेशन, मतलब कि अभी अप्लाई कर चुका है इंसॉल्वेंसी के लिए और केस अभी उसका पेंडिंग है, ठीक है। तो ये 2 इंसॉल्वेंसी के केस हो गए और ये तुम्हारा अनसाउंड माइंड का केस हो गया, तो तब पार्टनर नहीं बन सकता यहाँ पर। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे कितने चाहिए होते हैं, देखो एलएलपी के मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो 2 ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें मिनिमम का केस आता है और केस स्टडी बनती है इस पर बहुत अच्छी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अगर एनी, अब देखो वहाँ पर तो क्या था, अगर 2 पार्टनर से कम हो गए पार्टनरशिप में, 2 पार्टनर से कम हो गए तो तुम्हारी पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है उसी वक्त ही। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे 2 पार्टनर से कम हो गए, भैया 0 पार्टनर्स भी रह गए, तो भैया एलएलपी तो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वो तो चलती रहेगी। अब रतन टाटा मर गया तब भी तो टाटा तो कंपनी तो चली जा रही है, अकेला और इकलौता बंदा था वो जो फेस बना हुआ था। अंबानी मर जाएगा तब भी उसकी कंपनी रिलायंस चलती रहेगी, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अगर हो गया तो क्या करना है, तो वो कह रहे हैं आपके पास 6 मंथ्स का पीरियड का टाइम है। इफ़ एनी टाइम ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज बिलो 2, मतलब 1 रह गया मान लो, और एलएलपी अभी भी कैरी कर रही है 6 मंथ्स तक, कह रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं, एलएलपी आपका एलएलपी ही रहेगा, लिमिटेड रहेगा आपकी लाइबिलिटी। लेकिन अगर आपने 6 मंथ्स के पीरियड तक आपने एक और पार्टनर नहीं लाया, मतलब मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करी, तो देखो क्या होगा। तो जो मैं बता देता हूँ क्या होगा, जो भी पार्टनर बचा होगा ना वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा, फिर हर चीज़ के लिए पर्सनली लाइबल हो जाएगा, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली चीज़ ही हट जाएगी, ठीक है। हु इज़ द पार्टनर, जो भी कैरी ऑन कर रहा है दो 6 मंथ्स में, आफ्टर मतलब आफ्टर 6 मंथ्स का कंप्लीट होने के बाद जो भी पार्टनर अभी भी काम कर रहा है, एंड हैज़ द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ कैरिंग ऑन बिजनेस विद हिम अलोन, मतलब कि अकेला ही कर रहा है, उसका नॉलेज भी है, शेल बी पर्सनली लाइबल फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एलएलपी इंकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं, एवरी एलएलपी शेल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड आपको चाहिए ही मिनिमम, जैसे पार्टनर्स भी 2 चाहिए तो डेजिग्नेटेड भी 2 चाहिए, यानी कि अगर 2 ही पार्टनर से पार्टनरशिप में दोनों डेजिग्नेटेड होते हैं। हु आर इंडिविजुअल, एटलीस्ट इंडिविजुअल्स इन द सेंस कि इंसान है भाई, कंपनीज नहीं है वो, एंड एटलीस्ट
वन ऑफ देम शेल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपके मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको ढंग से लिख लो। ये 2 मैंने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बना दिए, इनमें से कोई भी एक तुम्हें क्या चाहिए, ROI। तो एक ROI तुम्हें चाहिए ही चाहिए, मतलब एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको 120 दिन कंप्लीट करने होते हैं पिछले साल में सॉरी इस साल में फाइनेंशियल ईयर में आपके 120 दिन की स्टे तो होनी चाहिए। बात समझ आ गई? तो ROI बनाने के लिए आप पे लगता है 120 दिन का डंडा, कि 120 दिन आप इंडिया में होने चाहिए। इफ इन LLP ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, अगर किसी LLP में दोनों ऑल द पार्टीज बॉडी कॉर्पोरेट है, भाई कंपनी थोड़ी चलाएंगी, तो वो अपना कोई पर्सन भेजेंगे, at least 2 individuals who are partners of such LLP और nominees of such body corporate। मतलब कंपनीज अपना कोई भी एक बंदा भेजेगी, 2 कंपनी से दोनों कंपनी से एक बंदा भेजेगी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ में। ROI बनने के लिए टर्म रेजिडेंट हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब उस साल में 120 डेज का तुम्हारा होना चाहिए। तो देखो इधर बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं ये करवा भी देता हूँ, अच्छी एग्जाम्पल है। मिस्टर ए NR था, बी NR था, सी रेजिडेंट था, डी रेजिडेंट था, ई रेजिडेंट था इन द केस। अब देखो वो कह रहे हैं कि अगर ये था तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कह रहे हैं, मैंने बोला मिनिमम 2 होने चाहिए। ABCDE में से कोई भी 2 पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन एक पार्टनर कोई भी बन सकता है, लेकिन जो सेकंड पार्टनर होगा ना वो मिनिमम डी या सी तो होने चाहिए, और ई, क्योंकि ये तीनों रेजिडेंट है। तो मतलब मिनिमम मुझे एक DCE में से चाहिए ही चाहिए, और बाकी कोई भी ABCD में से बन सकता है। ABCDE में से कोई भी बन सकता है दूसरा मेंबर। एक मेंबर मुझे ROI चाहिए, तो एक मेंबर हमेशा D या C या E में से होना ही चाहिए। बात समझ आ गई? तो एक मेंबर हमेशा CD में से होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है, बाहर का पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP। देखो आपको इससे ना कंपनी लॉ वाली फील ही आएगी, आपने मेजरली वहाँ पे सब पढ़ा हुआ है। LLP इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, कि भैया LLP बिल्कुल डिफरेंट बॉडी कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट के अंदर जैसे एक्टेड सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, एनी कोई चेंज होगा तो यहाँ पे लाइबिलिटी वगैरह चेंज नहीं होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आया परपेचुअल सक्सेशन की मेंबर्स में गो मेंबर्स में कम द कंपनी लिव्स ऑन फॉरएवर, और अपना कैपेबिलिटी होती है इसकी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने की, प्रॉपर्टीज़ गाड़ियाँ अपने नाम पे ले सकता है, सब कुछ अपने नाम पे ले सकता है। इसके मतलब पार्टनर्स अगर डेथ भी हो जाए, इंसेंडी भी हो जाए, इंसॉल्वेंसी भी हो जाए, तो भी पार्टनरशिप ये वाली फर्म खत्म नहीं होगी LLP, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी के केस में क्या होगा, द LLP एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज लाइबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ दिस एसेट्स, बट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP। मतलब फर्म हमेशा पूरी लाइबल होगी जितने भी उसके एसेट्स हैं, लेकिन LLP जितना तुम्हारे पार्टनर्स जो भी होंगे उनकी जितनी कंट्रीब्यूशन है बस उतना तक लाइबल होंगे, तभी लिमिटेड लाइबिलिटी कहलाई जाती है। इन अदर वर्ड्स क्रेडिटर्स ऑफ LLP आर द क्रेडिटर्स ऑफ LLP अलोन। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, नो पार्टनर इज लाइबल ऑन द कंडक्ट ऑफ, जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था कि भैया किसी का भी कंडक्ट हो गया तो बाकी पार्टनर्स लाइबल हो जाते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनथराइज एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स, दस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो यहाँ पर तुम्हारे बाकी पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे। जैसे पार्टनरशिप में मैंने कहा था कि भैया अंधाधुंध बोल दिया करो कि फ्रॉड अगर केस नहीं दिख रहा तो बाकी सब में सारे पार्टनर्स तुम्हारे जॉइंटली लाइबल है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिविजुअल बंदे ने अगर गड़बड़ करी तो इंडिविजुअल बंदा ही लाइबल होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑल पार्टनर्स विल बी द एजेंट्स ऑफ द LLP अलोन, बाकी पार्टनर्स के नहीं होते। वहाँ क्या बोला जाता है, वन पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, लेकिन यहाँ पर बाकी जो ये पार्टनर्स होते हैं ये आपस में एजेंट एक दूसरे के नहीं होते, एजेंसी यहाँ नहीं होती भैया। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, तो सिर्फ फर्म बाइंड होगी, ठीक है। LLP एग्रीमेंट, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज और जो भी तुम्हारी होंगी वो गवर्न होगा तुम्हारा एग्रीमेंट से, जो रजिस्टर कराया होगा, ठीक है। टू डिवाइस द एग्रीमेंट एज पर द चॉइस, मतलब अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि तुम जैसे मर्जी एग्रीमेंट बना सकते हो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन, जो भी बोला हुआ यहाँ पे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये मतलब कि ये स्यू भी कर सकता है, ये एक नॉर्मल पर्सन की तरह स्यू भी हो सकता है और सू भी कर सकता है, ठीक है। लीगल पर्सन बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड इट इज़ क्लोथ विद ऑल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, इट कैन डू एवरीथिंग। सिर्फ क्या क्या नहीं कर सकता भाई, जेल नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि है तो आर्टिफिशियल पर्सन ही। ओथ नहीं ले सकता, मैरी नहीं कर सकता, डिवोर्स नहीं वगैरह, CA वगैरह डिग्री नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद आएगा
कॉमन सील, लेकिन अपने नाम पे वो कर सकता है, एसेट्स वगैरह दे सकता है। कॉमन सील मतलब पार्टनरशिप फर्म की एक प्रॉपर सील होती है भैया। आपने पार्टनरशिप फर्म में अभी आर्टिकलशिप तुम्हारा इंटर क्लियर करने के बाद करने जाओगे ना, तुम्हें दिखेगा तुम्हारी सीए फर्म का ना प्रॉपर ऐसे स्टैंप लगता है। जब भी कोई भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट साइन होना होगा या फिर ऑडिट वगैरह फाइल बनाओगे तो ऐसे यहाँ पर फर्म का नाम ऐसे ऐसे लिखा होता है, स्टैंप लगता है प्रॉपर, ठीक है। इसके बीच में तुम अपना साइन करता है, सीए अपना साइन करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर बनता है। तो जो कॉमन सील है ना, कैन थ्रू हिज पार्टनर्स डेजिग्नेटेड एलएलपी में हैव अ कॉमन सील, तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ कॉमन सील रख सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एन एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील, बट वो बना सकता है, ठीक है। और जो भी कॉमन सील है उसमें तुम्हारा अफिक्स होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बीच में तुम्हारा अफिक्स होना चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ फॉर अदर्स। बाकियों का एजेंट नहीं है, अपना ही एजेंट है, ठीक है, तभी उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो जो बिजनेस मैनेजर वो कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। बोला था यहाँ पार्टनर्स नहीं, यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं, ठीक है जी। और वही लीगल होंगे, लीगल कंप्लाइंसेस के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? एटलीस्ट 2 पार्टनर्स तुम्हारे पास होने चाहिए एंड शेल हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें से एक आरओआई होना चाहिए, ठीक है तुम्हारा। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम लिमिट वहाँ 50 है, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग एलएलपी इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑन लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, तो यहाँ प्रॉफिट ही होना चाहिए, ठीक है। चैरिटेबल यहाँ नहीं बन सकता। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है तुम्हारी इन्वेस्टिगेट अफेयर्स करने के लिए एलएलपी का, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर कर रहे हो, एमलगमेशन कर रहे हो, मतलब 2 एलएलपी से आपस में कंबाइन हो रही है, तो ये सारा प्रोविजन लगेगी एलएलपी एक्ट की। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, प्राइवेट, देखो कौन कौन कर सकता है, कोई भी फर्म, पार्टनरशिप फर्म नॉर्मली, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कि लिस्टेड वाली अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी एक आता है, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ यही अलाउड है, कौन कौन? एक प्राइवेट कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। सिर्फ ये अलाउड है एलएलपी में कन्वर्ट होने के लिए। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एवरी फॉर्म जो भी तुम्हारा होगा, देखो कहाँ पे करोगे, अपना एप्लीकेशन फाइल करोगे, जो भी फ़ी होगी वो फ़ी देके, ठीक है। और शेल्फ, और कहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, mca.gov.in, ठीक है। जब तुम आर्टिकलशिप करोगे तब ये साइट पे ही तुम्हारा आना जाना रहेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड ऑथेंटिकेटेड बाय अ पार्टनर, ऑथेंटिकेट कराना है पार्टनर से, डेजिग्नेटेड पार्टनर से, डिजिटल सिग्नेचर करवाने होते हैं, ठीक है। फॉरेन एलएलपी तुम्हारी क्या होती है? जो भी तुम्हारी इनकॉर्पोरेटेड बाहर है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? देखो इसका ना पॉइंट नहीं रखी, ऐसी ना फिगर, मतलब कि डायग्राम फॉर्म में बनाया है। लोग, बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम फॉर्म छोड़ जाते हैं कि ये तो कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, ऐसा नहीं है, ये लिखा नहीं हुआ है, ये प्रॉपर एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि क्या एडवांटेजेस होते हैं? सबसे पहला, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स ऑन बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बेस पे बनता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है, विदाउट जो लीगल प्रोसीजर तुम्हारी कंपनी बनाने में होता है वो नहीं लेने होते, ईजी टू फॉर्म है क्योंकि, ठीक है। ऑल पार्टनर्स इन्जॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, और उसके बाद तुम्हारा फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जैसे मर्जी तुम कैपिटल वगैरह रखो, ईजी टू डिसॉल्व होती है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे? आपका 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, सब्सक्राइब देयर नेम्स टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी फाइल्ड इन सच मैनर, और जो भी फीस है रजिस्ट्रार को तुमने देना है और रजिस्ट्रार तुम्हें इनकॉर्पोरेशन का वो सर्टिफिकेट देगा। स्टेटमेंट क्या क्या होनी चाहिए तुम्हारी? स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, स्टेटमेंट देनी है, मेड आइदर बाय, कौन कौन देगा? देखो हमारे नाम आ रहे हैं, एडवोकेट देगा, सीएस देगा या सीए देगा या कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए देगा, ठीक है। हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी बाय एनी वन हु सब्सक्राइब इन द नेम ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो ऊपर नाम दिए थे, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स हमारे जो एक्ट के हैं वो हमने कंप्लाई करे हैं, ये स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? वही सब जो तुम अभी तक पढ़ के आ रहे हो, फर्म का नाम बताओ, पार्टनर्स का नाम बताओ। तो देखो वो कह रहे हैं फर्म का नाम बताओ, एलएलपी का बिजनेस कहाँ होगा, बिजनेस क्या करना चाहते हो, उसका एड्रेस बताओ, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताओ, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ एवरी पर्सन जो पार्टनर है, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ अलग से चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, ठीक है। कंटेन और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ले लेंगे। अच्छा,
इसमें इंपॉर्टेंट एक ये भी आ जाता है कि अगर मान लो तुम्हारी जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो फॉल्स निकली, ठीक है, तो जिस पर्सन ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 ईयर्स की, और एंड का याद रखना, एंड मतलब इसके साथ लगता है, ठीक है, तो फाइन भी लगेगा यहाँ पर, यानी कि जेल होगी, जेल प्लस फाइन दोनों लगेंगे। जेल लगेगी अप टू मैक्स 2 ईयर्स की, यानी कि 6 महीने की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, 1 साल भी, जो कोर्ट डिसाइड करेगा। और फाइन लगेगा मिनिमम 10,000 टू मैक्सिमम 5 लाख के बीच में कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है जी। तो इसको लर्न कर लेना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और काम में भी आ जाएगा। पेपर में एक्सप्लेनेशन पूछ के बोल देंगे कि क्या होगा, कि आप बताओ कि पेनल्टी क्या लगेगी, तो ये पेनल्टी है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स मांग के पेनल्टी लिख देंगे, बड़ा अच्छा 4 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इम्प्लॉज, मतलब कि ऊपर की रिक्वायरमेंट जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देने थे, स्टेटमेंट देनी थी, डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट और साइन वगैरह सब दे देते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रिटेन करेगा और विद इन 14 डेज तुम्हें रजिस्टर कर देगा, विद इन 14 डेज तुम्हें रजिस्टर कर देगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट दे देगा कि तुम्हारी अब LLP रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है। रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट दैट, जो भी स्टेटमेंट दी है वो ऊपर देगा, स्टेटमेंट गलत है कि नहीं वो देखेगा, और सर्टिफिकेट सेल, जो सर्टिफिकेट है वो हो तुम्हारा साइन होना चाहिए रजिस्टर्ड का और उसकी ऑफिशियल सील लगी होगी, ठीक है। द सर्टिफिकेट शेल बी कंक्लूसिव एविडेंस कि LLP इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ LL ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस RO, तुम्हारा हमेशा एक RO होगा जहाँ से तुम RO से नहीं, तुम्हारा RO होगा जहाँ से तुम सारा काम संभालोगे, ठीक है। अगर उसको चेंज करना है तो क्या होगा, तुम्हें ये जब भी चेंज करना है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होता है। एवरी LLP के पास तुम्हारा RO होना चाहिए जहाँ पर तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखोगे और सारी कम्युनिकेशन नोटिस तुम्हारे उसी एड्रेस पे जाएंगे जो भी गवर्नमेंट भेजेगी या बाकी बंदे। अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व ऑन LLP और अ पर्सन or a partner or a designated partner thereof by sending it by post under a certificate of posting registered of post, जहाँ पे वो RO बताएगा, एड्रेस बताएगा, ठीक है, LLP जो डिक्लेयर करेगा। LLP में चेंज बाद में मेन यहाँ है, चेंज वाला पॉइंट है, चेंज कर सकता है RO, पर उसको नोटिस देना पड़ेगा सच चेंज का रजिस्ट्रार को, जो भी मैनर चाहिए होता है, जो भी फ़ी देनी होती है वो सब देगा, और जब भी इफेक्ट, इस चेंज का इफेक्ट तब होगा जब वो फाइल कर देगा, मतलब रजिस्ट्रार को फाइलिंग दे देगा। इफ़ द LLP कॉन्ट्रावीन्स, यहाँ कॉन्ट्रावीन कर दिया मतलब नोटिस नहीं दे पाया, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम ढंग से वो पोस्ट से नहीं भेजा, वो सब नहीं करा, ROC को नहीं बताया, तो तुम्हारा क्या पेनल्टी लगेगी, शेल बी लाइबल फॉर 500 फॉर ईच डे, ईयर नहीं है, डे याद रखना, डे, 500 फॉर ईच डे द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 फॉर द LLP एंड एफ, मतलब फर्म पे अलग लगेगा और पार्टनर्स पे अलग लगेगा, पार्टनर्स अलग होते हैं ना, पार्टनर्स पे अलग लगेगा। अगर पार्टनर्स डिफॉल्ट करते हैं तो उन पे 500 रुपये पर ईच, अगर फर्म डिफॉल्ट माना जाता है तो उस पर भी 500 ईच, या दोनों पे होता है तो दोनों पे अलग अलग 500 लगेगा, जितने भी दिन, 15 दिन हुआ है, 20 दिन हुआ है तो इंटू कर देंगे, ठीक है। एक भी दिन चढ़ गया तो उस दिन का पूरा 500 रुपये माना जाएगा, ठीक है, मतलब 12/1 भी हो गया अगले दिन का, 12/1 AM में हो गया तो माना जाएगा, 12 भी बच गए तो अगला दिन माना जाएगा, ठीक है जी, और अगले दिन का पूरा 500 रुपये चढ़ेगा। तो मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम दोनों पे अलग अलग, दोनों पे 50,000, 50K, ठीक है, दोनों पे अलग अलग, इस पे मैक्स 50 और इस पे मैक्स 50, टोटल 1 लाख मार सकता है गवर्नमेंट आपसे, ठीक है, मतलब अगर एक पार्टनर से लेना और एक फर्म होगी तो टोटल 1 लाख हो गया, फर्म पे टोटल 50 और पार्टनर पे टोटल 50, ठीक है। हर पार्टनर का अलग से 50,000 की लिमिट है। फिर आता है नेम, नेम वही वाली तुमने सब पहले ही पढ़ा हुआ है कि नेम तुम्हारा पीछे LLP लगना चाहिए, ठीक है, LLP में नाम लगाओगे, पीछे LLP लगाना बहुत ज़रूरी है, पार्टनरशिप में कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं होता, और यहाँ पर तुम वही रॉयल, क्राउन, किंग, क्वीन वो सब याद आ रहा है, वो सब नहीं लगा सकते, ठीक है। और किसी और का नाम अगर कोई रिजेंबल हो रहा है तुम वो भी नहीं लगा सकते, अगर ट्रेडमार्क वगैरह में किसी का नाम रजिस्टर्ड है। रिजर्वेशन ऑफ ए नेम, तुम अपना नाम रिजर्व कराओगे फ़ी दे के, प्रपोज नेम LLP जो भी होगा, या फिर चेंज करोगे तो उसको रिजर्व कराओगे। और क्या होता है कि अपना अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी रजिस्ट्रेशन इफ रजिस्ट्रार इफ ई सेटिस्फाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं, दैट द नेम इज़ टू बी रिजर्व इज़ नॉट वन विच में बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड, कि किसी और के पास वो नाम है या किसी और से मिलता जुलता है, तो 3 मंथ्स में इंटीमेशन दे देगा रजिस्ट्रार, ठीक है।
चेंज द नेम ऑफ LLP। अब क्या होगा कि मान लो कई बार नाम सेम आ जाता है, तो टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 ईयर्स का, याद रखना, यहाँ लिखा है 3 मंथ्स लिखा हुआ है, वैसे 3 ईयर्स का टाइम है, शायद आगे आएगा। अगर 3 साल तक, देखो 3 साल तक गवर्नमेंट बोलती है कि भैया 3 साल में तुम्हें पता नहीं लगा तुम्हारा नाम कोई और यूज़ कर रहा था, तो वो कहते हैं 3 साल का टाइम दिया, अगर तुम्हें पता लगता है तुम उसको स्यू कर दो और वो बंदा फिर नाम चेंज कराएगा। तो चेंज ऑफ नेम कैसे होता है? फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन टू अ न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, इट्स रजिस्टर्ड नेम, द रजिस्टर्ड नेम विच इज आइडेंटिकल विद टू और नियरली रिसेंबल टू, कोई और LLP को सेम लग रहा है, या फिर कोई और प्रोप्राइटर अंडर ट्रेडमार्क तुम्हारा बिल्कुल सेम लग रहा है, देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच LLP, मतलब सामने वाला जब एप्लीकेशन देगा तुम अपना नाम चेंज करोगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट कौन ऑर्डर देगा तुम्हें? CG, मोदी सरकार तुम्हें डायरेक्ट करेगी कि LLP भैया अपना नाम चेंज कर लो 3 मंथ्स के अंदर अंदर। कितना टाइम देंगे? 3 मंथ्स का टाइम देंगे कि नाम चेंज कर लो, ठीक है। It is further provided that an application of the proprietor of the register it shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation, यानी कि 3 साल तक तुम्हें टाइम पीरियड दिया है, मैंने कहा था ना, ठीक है। Where LLP changes its name और obtains a new name, तो 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर उसको ROC को बताना है, नोटिस देना है ROC को कि भैया हमारे ऑर्डर आया, ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो भी भेजना है कि भैया नेसेसरी चेंज कर दो, एंड विद इन 30 डेज नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ROC दे देगा, ठीक है। इफ़ द LLP इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग, अगर डिफॉल्ट हो गया कुछ भी, ठीक है, नाम वगैरह चेंज 3 मंथ्स में वगैरह ना करा, तो जो भी तुम्हारा, तो क्या होगा, रजिस्ट्रार नया नाम खुद ही LLP का नया रजिस्टर कर देगा और फ्रेश इशू सर्टिफिकेट तुम्हें दे देगा, ठीक है, तो खुद ही नाम बदल देगा भाई। उसके बाद आता है डिफरेंस, भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, यही है, इनके बाद जो बनता है, मतलब मेन ये चैप्टर बना ही इस क्वेश्चन के लिए है, ठीक है जी, कि LLP और पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसका 7 नंबर में, ठीक है। तो मेजरली तुम्हें सब पता ही है, फिर भी बता रहा हूँ दोबारा, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे LLP लगता है और यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है, बॉडी कॉर्पोरेट होता है ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, लीगल यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यहाँ नहीं होता, ठीक है। क्रिएशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन अंडर, और यहाँ पर एग्रीमेंट से होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है और यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होता, वॉलंटरी होता है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पर होता है और परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेम पीछे LLP लगाएगा और यहाँ पर ऐसा कोई वो चीज़ नहीं होती है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी गाइडेंस नहीं कि पीछे तुम पार्टनरशिप की लगाओ या ऐसा कुछ लगाओ, वहाँ LLP लगाना ज़रूरी है, ठीक है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। या अगर फ्रॉड कर दिया तो भैया इधर भी सेम केस है, फ्रॉड कर दिया तो पर्सनल एसेट फ्रॉड के केस में पूरी लॉ में भैया पर्सनली तुम लाइबल हमेशा होगे, ठीक है। यहाँ पर अनलिमिटेड होती है, ठीक है, पर्सनल एसेट तक हमेशा जाएगी। म्यूचुअल एजेंसी, यहाँ पर बाकी जो पार्टनर है सिर्फ LLP को बाइंड कर सकता है और LLP जो पार्टनर है LLP को बाइंड कर सकता है, बाकी पार्टनर्स को नहीं कर सकता, और यहाँ पर सब सारे के सारे बाउंड होंगे बाइंड होंगे, ठीक है, फर्म भी और पार्टनर्स भी। डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होती है और यहाँ पर ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। कॉमन सील होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है बट पर हो सकती है, ठीक है, कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। लीगल कंप्लाइंसेस, यहाँ पर सारे लीगल कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर और लीगल कंप्लाइंसेस ये वर्ड आया था डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के केस में कि लीगल कंप्लाइंसेस के लिए जो भी तुम्हारे फर्म के लीगल कंप्लाइंसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, बात समझ आ गई। और यहाँ पर सारे पार्टनर्स ही तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल है। एनुअल फाइलिंग यहाँ होती है भाई, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी भी जाती है और एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP एवरी ईयर जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल फाइलिंग्स जाएंगी यहाँ पे। फॉरेन पार्टनरशिप, यहाँ पे फॉरेन जो तुम्हारे जो भी फॉरेन नेशनल्स होते हैं यहाँ पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बन सकते, ठीक है। माइनर एज अ पार्टनर बिल्कुल भी नहीं। और देखो यहाँ पर जो बेनिफिट वर्ड था ना, यहाँ भी नहीं लगता, LLP में बेनिफिट भी हटा दिया भाई। माइनर पार्टनर तो हो ही नहीं सकता, दोनों में नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट भी हटा दिया और यहाँ बेनिफिट है कि बेनिफिट अभी भी तुम पार्टनरशिप में दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है तुम्हारा LLP और LLC, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या डिफरेंस है? तो भैया यहाँ गवर्न करता है LLP एक्ट, यहाँ करता है LLP कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर होते हैं पार्टनर्स बोला जाता है, वहाँ मेंबर्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तुम्हारा यहाँ पर जो भी होता है वो तुम्हारा एग्रीमेंट जो होगा उसके हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर रेगुलेट होता है कंपनीज एक्ट के, ठीक है।
नेम आता है तुम्हारा पीछे LLP, और यहाँ पर आता है प्राइवेट लिमिटेड या तुम्हारा प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और मिनिमम नंबर्स यहाँ पर 2 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर मिनिमम प्राइवेट कंपनी केस में 2 और मैक्सिमम 200, और ये तुम आगे जाके कंपनीज एक्ट में ही पढ़ोगे। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर आता है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स। लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है सिर्फ एक्सेप्ट विलफुल फ्रॉड। विलफुल फ्रॉड में पर्सनली भी लाइबल हो जाएंगे। यहाँ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर सिर्फ तब तक वहाँ तक की होती है जहाँ पर अनपेड ऑफ द शेयर्स अमाउंट है। मान लो 10 रुपये का शेयर था, 7 कॉल कर रखा है, अभी 3 अनपेड है, तो सिर्फ 3 अनपेड तक की लाइबिलिटी है, ठीक है। मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट कौन संभालता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स 2 चाहिए होते हैं, और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चाहिए होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 3, प्राइवेट में मिनिमम 2 और पब्लिक में मिनिमम 3, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर LLP भी ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियो, क्या कमियां थी, क्या चीज़ और सही हो सकती है, प्लीज़। और CA फाउंडेशन वाले बच्चों को प्लीज़ ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि उनके काम भी आए। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, 100% कवरेज है। आप देखो, एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको प्रॉपर मॉड्यूल कवर करा रहा हूँ मैं, और वो भी बहुत लिमिटेड टाइम में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।